नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट एसएसटी की इस रिवीजन क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल को। कल हमने राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ा था। उससे पहले पॉलिटिकल साइंस, इंडिया हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर की क्लासेस हमने कर ली है। आज हम इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर दक्षिण विस्तार 3200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो है 2900 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण का विस्तार मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और पूर्व से पश्चिम पूर्वी विस्तार है जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 95 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर निकलती है। कर्क रेखा जो देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत का भौतिक विभाजन। भारत को भौतिक विभाजन भारत का भौतिक विभाजन करा गया जिसमें हिमालय सबसे पहले। हिमालय क्षेत्र, हिमालय पर्वत, यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। महान हिमालय सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है 8848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा जो भारत के अंदर स्थित सबसे ऊंचा स्थल है, ऊंची चोटी है जो 8598 मीटर की ऊंचाई पर है। मकालू चोटी नेपाल में 8481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में 8172 मीटर। नंगा पर्वत भारत में 8126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में 8078 मीटर। नंदा देवी भारत में 7817 मीटर। कामेट भारत में 7756 मीटर। नामचा बुरुआ भारत में 7756 मीटर। गुरुला मंदाता नेपाल में 7728 मीटर। लघु हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अन्य श्रृंखलाएं धौलाधर एवं महाभारत। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। पंजाब हिमालय, कश्मीर या हिमाचल हिमालय, सिंधु एवं सतलुज के मध्य। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य और असम हिमालय जो तीस्ता तथा दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। कश्मीरी या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। हिमानी बल्टोरो सियाचिन और गेगरी लद्दाख में इसी प्रदेश में है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख दर्रे जो जोजिला दर्रा वृत हिमालय में, बनिहार दर्रा
दर्रा पीर पंजाल में, फोटुला दर्रा जास्कर श्रेणी में, खरदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में। हाँ, एल्वन जल की झीलें, डल और वुलर झील। लवण झीलें जो डल और वुलर झील है, लवण जल की झीलें जो पंगोंग सो और सोमरेरी। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है, तथापि नदी स्थल के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। प्रदेश के दक्षिण भाग में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई गई है, जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें जम्बू दून, पठानकोट दून प्रमुख है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली घाघरा की सहायक नदी के बीच स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, कासोली, अल्मोड़ा, लेस्टन, रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून है: चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून तथा कोटा दून शामिल है। और हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित है। मनाली से लेह के बीच दर्रे रोहतांगला, बारालाचला, लुनगा लाचला और टंगलंगला। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, यहाँ दुआर स्थलाकृतियां पाई जाती है। यहाँ रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाना जाता है। अरुणाचल हिमालय, यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफ्रू दर्रे तक फैला है। इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियों में कांगतू और नमचा बरवा शामिल है। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार है: मोनपा, अबोर, मिसपी, निसी और नागा। पूर्वी पहाड़ियां, हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। उत्तर में ये पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिसो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। बर्राक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकताल झील कहा जाता है। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। आकृति की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। भाबर, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गोलास्म एवं वह गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से भी जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। तराई, भाबर पट्टी के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले क्षेत्र में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है। ये एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। वांगर, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। खादर, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे बालू, रोदिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुफित नदियां
पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोनी आकार वाला कटा फटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डामम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना है। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार और तीसरा उत्तरी पूर्वी पठार। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्यन श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला 600 600 से 900 मीटर तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। दक्कन का पठार दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची कार्डामम पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2633 मीटर है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अविरत नदी है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपरदित है। पूर्वी घाट के दक्षिणी पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियां जावादी पहाड़ियां, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियां और महेंद्रगिरी पहाड़ियां 1500 मीटर है। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई, इसलिए इसके सेल आग्नेय है। उत्तर पूर्व का पठार उत्तर पूर्व पठार वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय कार्बी एंग्लोक पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच में भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया। भारतीय मरुस्थल विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ का वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होता है। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध परमाणु तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। तटीय मैदान पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के तीन भाग है। कोंकण तट उत्तरी भाग मुंबई तथा गोवा में, कन्नड़ तट यह जो मध्य भाग है कर्नाटक क्षेत्र में, और मालाबार तट जो सबसे दक्षिणी भाग है केरल राज्य में। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति क्याल बैकवाटर्स जिसे मछली पकड़ने और
अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ का आयोजन पूर्णमदा कयाल में किया जाता है। पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान, चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार भी कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। द्वीप समूह भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 जीव है। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से लेकर 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से लेकर 94 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित है। रिची द्वीप समूह और लमरीथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। अंडमान निकोबार द्वीप की 4 प्रमुख चोटियां, सैडल चोटियां उत्तरी अंडमान में 738 मीटर की ऊंचाई पर है। माउंट ड्यूवोली मध्य अंडमान में 515 मीटर, माउंट कोयो जो दक्षिणी अंडमान में 460 मीटर और माउंट माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार में 642 मीटर की ऊंचाई पर। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच में बिखरे हुए हैं। कि केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा। यह 32 वर्ग में किलोमीटर से छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ 36 द्वीप है और इनमें से 11 पर मानव आवास है। मिनिकोय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.53 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप है। जलवायु सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम वर्षा, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। अक्षांश भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण व उपोष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल उच्च ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा के दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। हिमालय पर्वत साइबेरिया की ओर से आने वाली उत्तरी ठंडी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। जल और स्थल का वितरण भारत के दक्षिण में तीन और हिंद महासागर, उत्तर की ओर ऊंची व अविचित्र पर्वत श्रेणी है। जल और स्थल के इस विभेदित तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। समुद्र तट से दूरी लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। इस ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उच्चावच भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान
तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तन हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से भी जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। जेट स्ट्रीम। जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं। एक पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। भारतीय मानसून। मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंड होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदानों की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ये पवने तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है। जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। धरातलीय वायुदाब तथा पवने जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी जिसे अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय से लगभग समानांतर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण। जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ये जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश
तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता। पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भारत में लाता है। मानसून का आरंभ। पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रसोप्ट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मानसून का भारत में प्रवेश। दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। अरब सागर की मानसून हवाएं। इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा बंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदी की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय और कच्छ से टकराती है। वहां से ये अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। मानसून पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिणी पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी दिशा में प्रवेश करता है। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है, इसके लिए दो कारक उत्तरदायी हैं। पहला, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है और दूसरा, यह पश्चिमी मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। मानसून में विच्छेद। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने और अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने के कारण होता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती है। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठाने से रोकता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु। मानसून का पीछे हटना। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तर पश्चिमी भारत या पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है। मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत में से निर्वसित हो जाता है। नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं में मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। भारत की परंपरागत ऋतुएं। वसंत ऋतु चैत्र वैशाख में भारतीय अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ मई जून। वर्षा ऋतु श्रावण भाद्रपद जुलाई अगस्त में। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पौष नवंबर दिसंबर में। और शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन में। जनवरी फरवरी। वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र।
गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कच्छार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यूनतम वर्षा के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान और गुजरात तथा दक्कन के पठार पर 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र, जिसमें प्रायद्वीप के कुछ विशेष भागों में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वर्षा की परिवर्तिता, विचरण गुणांक, मानक विचलन माध्य 100, वर्षा की मात्रा तथा वर्षा की परिवर्तनशीलता में विपरीत संबंध पाया जाता है। भारत में जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण, AMW, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। AS, शुष्क शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। AW, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग। BSHW, अधिक अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। BWHW, गर्म मरुस्थल, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। CWG, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। DFC, लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत वाला अरुणाचल प्रदेश। ई, ध्रुवीय प्रकार, जम्मू कश्मीर, हिमालय और उत्तराखंड का प्रदेश। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्व क्षेत्र में असम की पहाड़ियों पर और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, औसत वार्षिक वर्षा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक, वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो जाती है। मुख्य वृक्ष, दृढ़काष्ठ वृक्ष, रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, रबड़ और सिनकोना। वन्य जीव, वन्य जीव इन क्षेत्रों में हाथी, बंदर, लेमुर, अ, हिरण, एक सींग का गैंडा। असम व पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में परजीवी पौधों के रूप में यह आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा करते हैं। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी रंगीन प्रकृति वाले मकाऊ प्राणियों में बंदर, स्लोथ व चींटी खाने वाले टेपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। अमेजन के वर्षा वनों में एनाकोंडा सर्प पाया जाता है। अर्ध सदाबहार वन, ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप है। इनमें इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइड्रे, हॉल्क और केल हैं। दूसरे वनों के प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के कारण, जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयों के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, ओडिशा, झारखंड व छत्तीसगढ़ में उगते हैं। वृक्ष है सागवान, सागौन सबसे प्रमुख प्रजाति, साल, शीशम, हुर्रा या हरड़, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, बांस, खेर, अर्जुन और सहतूत आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। रोहू, कतला तथा हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के लवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और
उत्तर भारत के मैदानों में उत्तर प्रदेश व बिहार के ये वन पार्क नुमा भूदृश्य बनाते हैं। यहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। वृक्ष है तेंदू के, पलाश के, अमलतास, बेल, खेर और अक्षल वुड, साल, सागौन, पीपल, नीम इत्यादि। वन्यजीव है शेर, सुअर, हाथी और हिरण। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, वर्षा 70 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल है। वृक्ष, झाड़ियां व घास, बबुल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी, पलाश, अकासिया, यूफोर्बिया और नागफनी कैक्टस। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। वन्यजीव चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, जंगली गधा, घोड़ा और ऊंट आदि। वनों के चौथे प्रकार है पर्वतीय वन। हिमालय के गिरिपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार, सीडर के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और अवालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, ये शंकुधारी वन है। इन्हें टेगा, रूसी भाषा में इसका अर्थ है अनछुआ, भी कहा जाता है। इसमें रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू आदि पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और स्प्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुजर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया इन चारागाहों का पशु चारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। घास स्थलों में बाइसन, जंगली भैंस, एंटीलोप आदि पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मोस व लाइकन आदि पाई जाती है। शीतोष्ण पर्णपाती वनों में फिजेंट एवं मोनाल पक्षी पाए जाते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष मग्नोलिया, लेरेर, सिनकोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुरा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। हिमालयन यव, संकट में हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। वेलांचली व अनूप वन, भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी, नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंगार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वन्यजीव रॉयल बंगाल टाइगर। समुदाय और वन संरक्षण, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदान्य ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है।
औषधीय पादप सर्पगंध, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह, डायबिटीज रोग में भी प्रयोग सहायक होता है। अर्जुन, ताजे फलों का निकला हुआ रस कान के दर्द के लिए इलाज में सहायक होता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबुल, पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक है। गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप, जुकाम और खांसी की दवा। कचनार, फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। वन क्षेत्र व वनावरण, राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन, 2023 में 23.59%। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.67% है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 21.76%। जहां लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है, वहीं अंडमान और निकोबार में 86.93% क्षेत्र वन के अधीन है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली है। जनजातीय जिले भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.63% हिस्सा है, परंतु देश का 59.61% वन आवरण इन्हीं जिलों में पाया जाता है। वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। उद्देश्य देश में 33% भाग पर वन लगाना। सामाजिक वानिकी, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 79 ने सामाजिक वानिकी को तीन वर्गों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल प्रोग्राम एमएबी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। भारत में 18 मंडल है। भारत में 18 मंडल नीचे है। इनमें से 12 जीव मंडल नीचे है। यूनेस्को द्वारा जीव मंडल नीचे वृक्ष नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। जीव मंडल नीचों की सूची: नीलगिरी क्षेत्र है, सोलेट वैली केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक गारो पहाड़ियाँ मेघालय में, मानस असम में, सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिमलीपाल ओडिशा में, डिब्रू साइकोवा असम में, दिहांग देवाग अरुणाचल प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजुंगा सिक्किम, अगस्त्य मलाई केरल, अंचन कमरिया अमरकटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कच्छ गुजरात में, ठंडा रेगिस्तान पिनवेली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, शेष अचलम आंध्र प्रदेश में और पन्ना मध्य प्रदेश में। नीलगिरी जीव मंडल नीचे है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह भारत का पहला जीव मंडल नीचे है। यहाँ पर दो संकटापन्न प्राणी प्रजातियों नीलगिरी ताहार और शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। नंदा देवी झील जीव मंडल नीचे है। यहाँ पर मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वरवुड तथा लेटिफोली जैसे ऑर्चिड और रोडोडेड्रोन शामिल हैं। इस जीव मंडल नीचे में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज पाए जाते हैं। सुंदरवन जीव मंडल नीचे है। यहाँ मैंग्रोव वन, अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। मुख्य जीव है चीतल, भौंकने वाले मृग, जंगली सुअर, यहाँ तक कि लंगूरों जैसे दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं। सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में हेरेसियरा फेमिज जो बेशकीमती इमारती लकड़ी पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे, यह जीवमंडल नीचे में 21 द्वीप है।
समुद्री गाय पाई जाती है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। इनमें इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीनीदार उल्लू, मधुका इंसिग्निस, महुआ की जंगली किस्म, होबरेरिया हेप्टान्यून घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल है। कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, भारल, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स एवं लाल पांडा। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। इनमें रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं होप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। चिरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इसको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सामान्य श्रेणी, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि। संकटग्रस्त जातियां, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण। सुभेद्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, जिनमें नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी के डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है। स्थानिक जातियां, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। अंडमानी टेल, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल अरुणाचली के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियां, लुप्त जातियां, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती है। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। हाथी परियोजना 1992, प्रमुख वन्य जीव, देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर है जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग, गेंजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बेल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं।
कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मृदा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है उच्चावच जनक सामग्री, जलवायु और वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। मृदा का वर्गीकरण मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1956 में की गई। ICAR ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। मृदा और भूभाग पर उसका प्रतिशत इंसेप्टिसोल्स इंसेप्टिसोल है जो 39.74% है। एंटीसोल्स है जो 28.08% है। एल्फीसोल्स है जो 13.55% है। और वर्टिसोल्स 8.52%। एरिडीसोल्स 4.28%। अल्टीसोल्स 2.51%। मोलिसोल्स 0.40% और अन्य जो 2.92%। उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले जालोढ़ मृदा। संपूर्ण उत्तरी मैदान जालोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जालोढ़ मृदा में बने हैं। जालोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और दक्षिणी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। यह मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई है। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़ है। बांगर पुराना जलोढ़ होता है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मैदानों में कैल्शियम संग्रथन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। जालोढ़ मृदा पर गहन कृषि की जाती है। काली मृदा रेगर या काली कपासी मृदा काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इसमें सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु गोदावरी व कृष्णा नदियों की घाटियों में स्थित है। काली मृदाएं मृणमय, गहरी और अपारंगम्य होती है। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। सूखने पर यह सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनमें सौते जुताई हो गई हो। काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। काली मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। पीली और लाल मृदा इनमें पीला रंग जल योजन के कारण होता है। पीली और लाल मृदाएं ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है।
महीने कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये मृदाएं उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियस के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, पीएच मान 6.0 होती है। इनमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लैटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त है। लैटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय व कॉफी के लिए उपयुक्त है। शुष्क मृदाएं, शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी भूरा तक होता है। यह सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट सामान्य मात्रा में होती है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती है। लवण मृदाएं, यह मृदाएं अनुर्वर है क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। ये मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। पीठ मृदाएं, ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं जो मृदा को ह्यूमस और पदार्थ मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। वन मृदाएं, ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती है। घाटियों में ये दुमटी और पांसु सिल्टदार होती है तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। ये अधिसिलिक, एसिडिक व ह्यूमस रहित होती है। मृदा अपरदन, मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। कारण वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, निर्माण, कृषि व मानव बस्तियां आदि। जल अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। जिस प्रदेश में अवनालिका अर्थात पीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। देश के लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। अति सिंचाई के प्रभाव से मृदा लवणीय होती जा रही है। मृदा संरक्षण, अति चराई और स्थानांतरी कृषि नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखा सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा सस्यावर्तन आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्राय किया जाता है।
केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान काजरी ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के लिए प्रयोग किए हैं। कृषि फसलें, खरीफ की फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, गन्ना, कपास और मूंगफली। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, सरसों, तोलिया, तोरिया, चना और अलसी। खरीफ व रबी दोनों फसलों में अरंडी। मोटे अनाज जिसमें ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज है। तिलहन, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। बागवानी फसलें सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली चार प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। मुख्य फसलें चावल, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान इसके लिए चाहिए 25 सेंटीमीटर से सेंटीग्रेड से अधिक। गेहूं, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसके लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। मुख्य क्षेत्र उत्तरी पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। ज्वार, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। उत्पादन क्षेत्र महाराष्ट्र। बाजरा, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी, शुष्क प्रदेशों की फसल और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। अब मक्का खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग की जाती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दालें, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गन्ना, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मूंगफली, देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। चाय, चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निवास करने वाले ढलवां क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल है। सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। कॉफी, हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है और आरंभ में यमन से लाई गई थी। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। रबर, इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीग्रेड सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। कपास, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है।
इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई या 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। उद्योग कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग में खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय और कॉफी उद्योग। खनिज आधारित उद्योग जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम, मशीन, औजार और पेट्रो रसायन उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग लुगदी एवं कागज, औषध रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण वनों से संबंधित है। आधारभूत उद्योग जिसके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा इस्पात, तांबा परगलन एवं एल्यूमीनियम परगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग पूंजी का निवास अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। स्वामित्व के आधार आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। निजी क्षेत्र उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग इत्यादि। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आदि। संयुक्त क्षेत्र उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी क्षेत्र लोगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पुख्तकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड गुजरात तथा सुधा डेयरी बिहार। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। लौह इस्पात उद्योग महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को यह निजी स्वामित्व में था। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया।
किस्को को जहरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलेमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। सूती वस्त्र उद्योग, ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम का की छींट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी सरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा। यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयंबटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, बम्बई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत। अहमदाबाद 1859 ईस्वी में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई। यह यथाशीघ्र ही बम्बई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित था। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। उद्योग के पश्चात खनिज धात्विक खनिजों में लौह अयस्क, ऑक्साइड, मैग्नीज, लौह धात्विक खनिज, लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट, अहेलो धात्विक खनिज जिसमें सोना, चांदी, तांबा और सीसा। अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, कोयला और पेट्रोलियम। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठ स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे अविवर्त खनिज कहते हैं। गहन वेदक जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें कूपकी खनिज खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इन्हें प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। रेट होल खनन उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। लौह अयस्क मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लौहांश पाया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। इसमें लौहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन 97% ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से प्राप्त होता है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां ओडिशा, झारखंड पेटी। ओडिशा में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सनिध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोवामुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। वेलारी चित्रादुर्गा, विंकमंगलूर, तुमकुरुपेटी कर्नाटक में पश्चिम घाटी में अवस्थित, कुंद्रेमुख महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में। मैग्नीज भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तांबा मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। बॉक्साइट भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अभ्रक बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है।
आंध्र प्रदेश की नेलोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। कोयला भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शेल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 मिलियन वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शीरी निक्षेप जो लगभग 55 मिलियन वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिमी पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, धनबाद, बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शीरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। पेट्रोलियम अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन होगरिजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक राज्य हैं। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। भारत में प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडार मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, केम्बे बेसिन, खंबात, त्रिपुरा और असम में स्थित है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोसाइट बालू में पाए जाते हैं। मानव संसाधन जनसंख्या वर्ष 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। आयु संरचना बच्चे सामान्यतः 15 वर्ष से कम, वयस्क 15 से 59, वृद्ध 59 वर्ष से अधिक। लिंगानुपात 2011 में 943 था। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9%, महिलाओं की 64.6% है। व्यावसायिक संरचना भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। विकास के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम सूखा संभावित क्षेत्र डीपीएपी ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973 में 73-74 में प्रारंभ, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 1967 में योजना आयोग ने देश के 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की।
1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया। राजस्थान के 11 जिलों के 32 ब्लॉक्स में क्रियान्वित है। वित्त पोषण केंद्र का 75% और राज्य का 25%। मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी कृषि आयोग की सिफारिशों पर 1977-78 में प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम देश के 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 विकास खंडों में लागू किया गया है। राजस्थान में यह कार्यक्रम 16 जिलों में 85 खंडों में संचालित किया जा रहा है। अप्रैल 1995 में इसे जल संभर विकास कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP 1989-90। एकीकृत जल संग्रहण विकास कार्यक्रम या जल संभर विकास कार्यक्रम IWDP। हनवत राय समिति 1994 की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1995 से DPAP, DDP व IWDP को जलग्रहण विकास संबंधी समान मार्गदर्शी सिद्धांतों अगस्त 2001 में संशोधित के अनुसार एकीकृत जल संग्रहण जल ग्रहण विकास कार्यक्रम IWDP के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाने लगा। 2003 में हरियाली परियोजना नामक कार्यक्रम लगाया गया। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम IWMP भारत सरकार द्वारा जल ग्रहण विकास कार्यक्रमों हेतु 2008 में नए समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 में संशोधित 2011 में जारी किए गए। 2008-9 से भूमि संसाधन विभाग द्वारा जल ग्रहण विकास से संबंधित सभी नई परियोजनाएं इन्हीं मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम IWMP के अंतर्गत स्वीकृत की जाने लगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण मद PMKSY WDC वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा IWMP परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड कंपोनेंट में समाहित कर लिया गया। उद्देश्य हर खेत को पानी व हर बूंद अधिक फसल व त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 1978-79। स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण 15 अगस्त 1979। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बच्चों का विकास DWCRA 1980-81 में। प्रधानमंत्री आवास योजना 1985-86। जवाहर रोजगार योजना 1989-90। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना SGSY। यह कार्यक्रम पूर्व में संचालित IRDP, TRY, SEM, DWCRA, SITRA, GKI, MWS नामक 6 कार्यक्रम को मिलाकर 1 अप्रैल 1999 से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 से शुरू। रोजगार की मांग की तारीख से 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। 1 वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार का गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब मनरेगा में कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 दिन प्रति वर्ष कर दिया है। मनरेगा में वित्तीय प्रबंध केंद्र सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी की संपूर्ण राशि, सामग्री की राशि 3/4 राशि। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता, सामग्री की राशि 1/4 राशि। तो ये था भारतीय भूगोल। इंडिया ज्योग्राफी को हमने आज पढ़ा। इंडिया ज्योग्राफी के वो सभी टॉपिक जो रीट SST के सिलेबस में है। तो हमने एक SST का एक टॉपिक और बचा वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसके बाद है जो SST का शिक्षण विधियों के साथ ही इस सीरीज को समाप्त करेंगे। तो कल हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और परसों हम पढ़ेंगे SST की शिक्षण विधियाँ। इसके साथ ही यह बुक समाप्त होगी। मिलते हैं हम कल एक नई क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।